ऑडियो करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 13 मई के करंट अफेयर। राज्य सरकार ने प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना का शुभारंभ आगामी 21 मई को किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के एपीएल परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयोडीन युक्त नमक वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एपीएल राशन कार्ड पर 10 रुपये प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति माह जून से नमक प्रदान किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार के द्वारा जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन की दरों में भी दी जा रही 30% की छूट जो पहले से 30 जून तक थी, अब उसे पूरे वर्ष के लिए कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 40,000 अतिरिक्त आवास बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी समाहित करते हुए उन्हें न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को 1 माह से अधिक का राशन वितरण एक साथ करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में औद्योगिक नीति के तहत राज्य में एथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का भी अनुमोदन किया गया है। बैठक में उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य में करीब 40 उत्कृष्ट शालाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा विकास खंड मुख्यालयों में भी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र प्रदेश में देसी और विदेशी मदिरा पर विशेष कोरोना शुल्क लगाया जाएगा। देसी मदिरा पर 10 रुपये प्रति बोतल और सभी प्रकार की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री पर 10% की दर से यह शुल्क लगेगा। इसके अलावा यात्री वाहनों, माल वाहनों और स्कूल बसों पर लगने वाले मासिक त्रैमासिक कर को आंशिक छूट के साथ जमा करने की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बसों को 2 महीने का और ट्रकों को 1 महीने का टैक्स की राशि को माफ कर दिया गया है। अगला खबर है बोर्ड परीक्षा के बारे में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लॉकडाउन के मद्देनज़र 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। छात्रों को अब उनके विषयों के अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बीते 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है। इसके चलते 10वीं 12वीं की कक्षा की कुछ विषयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। अगला हमारा खबर है फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 13 फरवरी 1905 को दिल्ली में जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद को भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। 1928 में इंग्लैंड से विधि की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद ये वापस आकर पंजाब उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर नामांकित हुए। कुछ समय के पश्चात अपने गृह राज्य असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर कार्य करना प्रारंभ किया और जल्द ही अपनी प्रतिभा की बदौलत उच्चतम न्यायालय में बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। 1931 में फखरुद्दीन अली अहमद ने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। 1938 में असम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो फखरुद्दीन अली अहमद को वित्त एवं राजस्व मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई अवसरों पर जेल भी गए थे। 1952 में फखरुद्दीन अली अहमद को राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त हुई और वह संसद पहुंच गए। 24 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की और बतौर राष्ट्रपति उनका कार्यकाल उनकी मृत्यु के दिन तक यानी 11 फरवरी 1977 तक चला और इसी दिन ये राष्ट्रपति भवन में हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। 2020-21 में जो भारत की ग्रोथ रेट है उसको मूडीज़ ने 0 अनुमान लगाया है। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर के 0 कर दिया है। मूडीज़ के अनुसार
इस वर्ष भारत की जीडीपी काफ़ी कम रह सकती है और कोरोना वायरस के महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर यह संकट और गहराता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंता जाहिर की है। हालांकि मूडीज़ का अनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 में भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो वृद्धि दर में बढ़ोतरी होगी और वो 6.6% तक पहुँच जाएगी। ध्यातव्य है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण विश्व की लगभग सभी आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं, जिससे भारत द्वारा समेत संपूर्ण जो विश्व है वहां पर अर्थव्यवस्था का संकट का गहरा प्रभाव पड़ा है। ध्यातव्य है कि इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत सरकार ने हाल ही में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। अगला है हमारा प्रवासी राहत मित्र ऐप। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप की शुरुआत मुख्य रूप से कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के पश्चात दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए की गई है। इस ऐप का उद्देश्य राज्य में वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करना है। साथ ही इस ऐप के माध्यम से मजदूरों के स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही इस ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार तथा आजीविका के साधन प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इस ऐप में व्यक्ति की आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, शैक्षणिक योग्यता, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक खाता विवरण, कोविड-19 संबंधी स्क्रीनिंग जैसी की स्थिति के बारे में इसमें जानकारियां ली जाएंगी। तो ये था आज का समाचार। धन्यवाद।